हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग जो है देख रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे वेवलेंथ देख रहे थे डी ब्रॉगली का। आज हम लोग जो है ना क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है ना ट्राई करेंगे ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाएगा किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाइएगा उसमें। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ मतलब इस पोर्शंस में जो भी था एक ये बचा हुआ है, बाकी एक बोर का डिमोरेट है वो बता देंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्वांटम थ्योरी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। और एक आप लोग में से एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है थोड़ा अच्छे से पता नहीं चलता है, तो मैं एक बार पढ़ दूंगा, ठीक है ना। ऐसे तो समझाना तो है ही, एक बार पढ़ दूंगा, रीडिंग भी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये बोला, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, इसका स्टेटमेंट जो है ये बोलता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। ऐसा कहना है कि ये इम्पॉसिबल है क्या, टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। साथ में जो है ना और भी इसको बता रहा है कि माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। तो जो भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, मतलब एक तरह से यहाँ पे पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर रहा है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक लाइक दिस, ठीक है ना, MAC, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो दो तरह से होता है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, या दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जैसे आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं पार्टिकल्स लाइक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, उस टाइप का आसपास का जो छोटा साइज का होगा उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक जैसे हम लोग, ठीक है ना, कार है, फैन है, ठीक है, ये सब हम लोग जो है ना मैक्रोस्कोपिक में आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो दो तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये जो फिजिकली थ्योरी दिया ना, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। बाद में देखेंगे कि इसका यूज़ भी हम लोग करते हैं मैक्रोस्कोपिक पे, थ्योरी माइक्रोस्कोपिक पे है। तो इसका बोलना है कि इम्पॉसिबल है मेजर करना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल, अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन विथ एब्सोल्यूट, ठीक है ना, विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी या सर्टेनिटी। ये इसका बोलना है, स्टेटमेंट है इसका। इसका मतलब ये भी बोल रहा है that is if an attempt is made to measure any one of these two quantity with higher accuracy, the other becomes less accurate। मतलब कि अगर दोनों में से किसी एक को हायर एक्यूरेसी के साथ हम लोग कैलकुलेट अगर करते हैं तो दूसरा जो है ना उसमें अनएक्यूरेसी, मतलब करेक्टनेस जो है वो बहुत कम जाएगा, लेस एक्यूरेट हो जाएगा वो। तो ये इसका मतलब थ्योरी है, इसका कहना है। किसका कहना है? हाइजेनबर्ग का, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब कि सीधे उसको बोल रहा है ना कि कोई अगर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का हम लोग पोजीशन मतलब डिस्टेंस मतलब x और उसका मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम मतलब p=mv, मतलब एक तरह से वेलोसिटी, यानी क्या कहते हैं, पोजीशन यानी x और उसका मोमेंटम यानी p, या फिर उसको वेलोसिटी के टर्म में भी हम लोग ले आएंगे। तो मोमेंटम और डिस्टेंस हम लोग एक साथ जो है ना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा थ्योरी है। क्या नहीं कर सकते हैं? पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर एक को एक्यूरेटली मेजर करेंगे ना तो दूसरे में कुछ करेक्टनेस कम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा करेक्टली मेजर करेंगे तो पहले में जो है ना कुछ कमी वहाँ पे मेजर करने में आ जाएगा। तो ये इसका कहना है। उसके बेसिस पे जो है ना अपना एक यहाँ पे जो है ना एक रिलेशनशिप ये एस्टेब्लिश करके बताया कि अनसर्टेनिटी, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगा, अनसर्टेनिटी मतलब कि जैसे जो है ना कि डिस्टेंस मेजर कर लिए हम लोग, मान लिया जाए 15 मीटर,
ठीक है। तो 15 मीटर जो है मतलब कि वहाँ मान लें कि 15 मीटर मेरा जो है ना एग्जैक्ट डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं, लेकिन क्या ना कुछ तो ज़्यादा कम होगा ना, तो वो जो 15 मीटर में जो प्लस माइनस हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग अनसर्टेनिटी कर रहे हैं। तो जैसे डिस्टेंस x मान लिए 15 मीटर, तो डेल्टा x मान लिया जाए, उसमें क्या है 0.25 मीटर जो है उसमें करेक्टनेस मतलब कि इनएक्यूरेसी है, एक्यूरेट उतना नहीं है, तो वो 0.25 क्या हो जाएगा डेल्टा x। तो इसका कहना था कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है यानी डेल्टा x, और जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और सही सेम डेल्टा p, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, जहाँ पे h क्या होगा प्लांक्स कांस्टेंट होगा 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये इसका कहना था। तो सिंपल सा थ्योरी है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है तो उस केस में क्या होगा, उसका पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एक्यूरेटली एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर एक केस में हम लोग जो है एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरे में जो है ना कुछ जो है प्लस माइनस वहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक्यूरेटनेस उसमें कम आ जाएगा, और अगर दूसरे को एक्यूरेट मेजर करते हैं तो पहले में एक्यूरेटनेस कम आ जाएगा। तो ये इसका कहना था। उसके बेसिस पे जो है बताया कि पोजीशन में जो चेंज होगा और मोमेंटम में जो चेंज होगा, दोनों का प्रोडक्ट h/4π से ग्रेटर देन इक्वल टू इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आगे इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि जैसे डेल्टा x है, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे जो है ना मोमेंटम का लिखे भी है p = mv हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है ना डेल्टा p लेंगे तो p mv हो जाएगा, मास यहाँ पे क्या है ना कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है, m इंटू ठीक है ना, यहाँ पे डेल्टा आएगा, ठीक है ना, p = mv, दोनों साइड डेल्टा लिए, तो डेल्टा p = मास कांस्टेंट है तो डेल्टा mv, कुछ इस तरह से। तो इसको जो है ना यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या आएगा m इंटू डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन h/4π। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन h/4πm, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आ गया, एक तो ये रिलेशनशिप आया और एक ये रिलेशनशिप आया। क्वेश्चन में ना डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछेगा, इस पर पूछता भी है, एक्चुअली फंसाएगा कहाँ पे, यूनिट में फंसाएगा। फार्मूला तो मोर और लेस बहुत लोग को याद रहता है, तो यूनिट जो है ना मतलब कि कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे यूनिट सही से पुट करना पड़ेगा, तो वहीं पे फंसाएगा। बाकी ये फार्मूला है, याद होना चाहिए। तो ये जो थ्योरी दिया था हाइजेनबर्ग, ठीक है ना, ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के लिए था। जैसे इसके पहले डी ब्रॉगली का भी देखे थे, ठीक है ना, मैटर के लिए दिया था, तो इलेक्ट्रॉन्स टाइप के पार्टिकल के लिए बता रहा था, तो उसमें हम लोग वो भी तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूविंग पार्टिकल के लिए यहाँ बता रहा है ये थ्योरी। तो ये चीज़ बेसिक थ्योरी यहाँ तक आना चाहिए, और एक का एक्यूरेसी ज़्यादा होगा तो दूसरे का क्या होगा ना कम हो जाएगा, ये सब चीज़ बता दिए। इसमें एक चीज़ और है ना कि इसमें एक रिलेशनशिप और आता है डेल्टा ई, ठीक है ना, डेल्टा ई मतलब एनर्जी इन चेंज, और डेल्टा टी चेंज इन टाइम, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है तो ये जो है ना ये इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जनरली बहुत जगह बताया नहीं जाता है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। आप लोग से जो है ना एक क्वेश्चन है कि ये कैसे आएगा ये बताना। जैसे ये जो है ना ये थ्योरी तो हाइजेनबर्ग बोला कि ऐसा होता है, तो मान लिए कि ऐसा होता है, तो ये रिलेशनशिप मेरे पास आ गया, इसको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन ये रिलेशनशिप कैसा है ना उसको जो है डिराइव करके कैसे निकालें, ये चीज़ कैसे आएगा, तो एक जो है ना चैलेंजिंग वर्क है आपके लिए, ये घर से घर पे करना है, हमको बताना है कि कैसे आया। अगर कोई डिराइव कर देता है, इससे ये बता देता है, ठीक है ना, इसी से रिलेट करके ये आएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स और टी में रिलेशनशिप बैठाना है, यहाँ पे पी और ई में रिलेशनशिप बैठाना है, तो ये जो है ना कैसे ये दोनों रिलेट होगा, इस साइड तो सेम ही आ रहा है दोनों का ना, तो कैसे करेंगे ये बताना है, चैलेंजिंग वर्क है। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इससे इसमें कन्वर्जन। हिंट जो है ना, हिंट हम बस इतना ही यहाँ पे देंगे कि मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशनशिप होता है। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं जनरली। एक्चुअली पार्टिकल क्या है, मूविंग है, ठीक है, पार्टिकल क्या था, मूविंग है ना, तो मूविंग है मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वहाँ पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक तरह से यहाँ पर होगा। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ना रिलेशनशिप होता है, लास्ट क्लास में बताए थे, उसका यूज़ करना है और इसको जो है बनाना है। तो जिसका बन जाए वो हमको मैसेज कर देगा,
देखते हैं कितने लोग से होता है ये। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा टॉपिक था ये। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आस्क कर सकता है यहाँ पे, कभी कभी पूछता है। तो पूछता है तो ये कैसे बनाएंगे इस केस में क्वेश्चन, इसको समझते हैं। तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे बता रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है ये दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल। यहाँ पे जैसे क्या है ना कि हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे कि ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो थ्योरी दे रहे हैं माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के लिए है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, तो उसके लिए बात कर रहा था। या उस टाइप का कोई इमेजनरी मान लिया, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी मान लिया, कुछ भी कर सकता है। एडवांस में तो खासकर इमेजिन बहुत करते हैं लोग वहाँ पे क्वेश्चन बनाने टाइम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इमेजिन करेगा तो हम सब समझ जाएंगे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बात कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या है ना कि मास यहाँ पे बहुत डिफर कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो उसी के आसपास मास पर जो है ना यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में आएगा। यहाँ पे जो मास है ना अच्छा खासा ज़्यादा है, अभी क्रिकेट बॉल का बात कर रहा है, तो एक तरह से माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे चीज़ें आ रहा है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से बना के देगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये चेंजेस जो देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये चेंजेस जो होगा कंसिडरेबल होगा, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आएगा ना बहुत कम आएगा, ठीक है, बहुत कम आएगा, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे पोजीशन में ही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा है पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आ रहा है वो एंगस्ट्रम में आ रहा है। तो एंगस्ट्रम में आ रहा है मतलब 10⁻⁻10 के ऑर्डर में आ रहा है, उसमें जो है अनसर्टेनिटी। तो उसी तरह से हम लोग वेलोसिटी में देखते हैं, बहुत कम है, तो उस हिसाब से हम लोग वेलोसिटी में देखेंगे क्या अनसर्टेनिटी आएगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास दिया हुआ है। तो मास जो है जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सब चीज़ SI में रखना है। तो सबसे पहले मास लिख लेते हैं यहाँ पे। मास जो होगा ना 150 ग्राम, इसको सबसे पहले हम लोग केजी में बदलेंगे, ठीक है। तो 0.15 kg आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है क्रिकेट बॉल है जिसका मास इतना है, इफ़ इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम आ रहा है। तो एंगस्ट्रम आ रहा है ना, तो ये बोल रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है कि कितना होगा, बस बोल रहा है ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के देने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम बोल रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है ना, 1 ही एंगस्ट्रम समझेंगे, और क्या समझेंगे, ठीक है। बता, अगर एग्जैक्ट उसका कुछ बताना होता तो बोलता ना कि 3, ठीक है ना, 3 एंगस्ट्रम है या कुछ है, नहीं कुछ बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ इतना मतलब 1 एंगस्ट्रम मान लेंगे सीधे सीधे, और कुछ नहीं सोचना है इसमें। इसको भी जो है ना ऐसा ही बदल लेंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, और कुछ नहीं करेंगे। डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे जो है निकालना क्या था, डेल्टा वी निकालना है, कैलकुलेट करना है डेल्टा वी, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वी वाला। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी इक्वल टू जो होगा, यहाँ पे जो है एक्चुअली हम लोग तो पढ़ते हैं ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे चीज़ें पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π/m, ठीक है। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी इक्वल टू जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो मिनिमम डेल्टा वी में जो चेंज आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधे यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालने का रहा है ना, तो ये डेल्टा वी इक्वल टू जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसको बता देंगे, h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, तो कुछ इसमें है नहीं, तो SI में पुट करना है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू, ठीक है ना, 22/7 या 3.14 इंटू मास जो दिया हुआ है 0.15 kg में, हाँ। उसके बाद फिर डेल्टा एक्स जो दिया हुआ है 10⁻⁻10, ठीक है, 10⁻⁻10 में एंगस्ट्रम में नहीं, सॉरी, ये मीटर में रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे आंसर कुछ कितना आएगा, ठीक है। ये आएगा करीब 3.5 के आसपास आएगा, 3.49 इंटू 10⁻24 मीटर सोचेंगे, मीटर पर सेकेंड जो इसका यूनिट होगा SI में। तो बस कैलकुलेट कर लेना है और कुछ नहीं है।
ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो यहाँ पे है। ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत होगा ना तो इसको 6.6 मान लेंगे और 4 रखेंगे इसको, ठीक है ना। 15 इंटू 4 ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। 0.6 डिवाइडेड बाई ये हम लोग कर सकते हैं, तो 0.6 डिवाइडेड बाई कितना होगा 6.6, ये करीब करीब इतना मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 11 हो जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई 3.4 हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा करीब करीब वो, मतलब करीब करीब हम लोग ऐसे ही ले आएंगे, एग्जैक्ट बता रहे हैं 3.499 होता है, तो ये है। तो इसमें बस ध्यान देना है ना कि ये सब यूनिट केजी में रखना है इसको। मैक्सिमम लोग जो है ना जल्दीबाजी में ग्राम में रख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्या होगा, जो टॉप का 1 लाख बच्चा या फिर मान लीजिए 50,000 बच्चा जो भी होगा या 60,000 बच्चा, उसको जो है ना सब कुछ आता है, फार्मूला आता है, लगाने भी आता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या है ना, ये यहाँ पे बच्चा गड़बड़ा जाता है कैलकुलेशन में और ये यूनिट रखने में, खासकर IIT में, नीट में सब जो है ना मोस्ट कॉमन है। तो आप लोग को ये गलती नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। मेरे से पढ़ रहे हैं तो गलती ये सब होना ही नहीं चाहिए, खासकर यूनिट रखने का और इस तरह से कैलकुलेट करने का। हम शुरू से ही बता रहे हैं कि यूनिट कैसे रखना है और जो है ना कैलकुलेट कैसे करना है, हर चीज़ बता रहे हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है और जिसके कारण जो है ना उसको नॉलेज सब कुछ है, आता हर कुछ है, फार्मूला आता है, उसको जो समझ भी रहा है, थ्योरी भी अच्छे से आता है, लेकिन कैलकुलेशन में जो है ना लैग कर जाता है और अच्छा बच्चा जो है ना उसका रैंक नीचे चला जाता है। तो ये सब बहुत जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एवरेज भी है और मेहनत कर रहे हैं और ये सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं ना तो अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा IIT में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्लास वाला जो क्वेश्चन था उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द स्पीड, ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में लिखाए थे, छोटा थोड़ा लिखा होगा। स्पीड बताना है और वेवलेंथ बताना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500, ठीक है ना, वोल्ट। तो अब कह रहा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मान लेते हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं ना एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो भी है जो है ना इस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है ना 500 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी मान लेते हैं यहाँ पे। तो अब बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस में और इसमें यहाँ पे एक्सेलरेट किया गया इलेक्ट्रॉन को, तो एक्सेलरेट किया गया तो उसका स्पीड और जो है ना यहाँ पे de Broglie वेवलेंथ, ये दोनों चीज़ बताना है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझना है। तो अगर कोई, ठीक है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल अगर किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस में जो है ना मूव कर रहा है या एक्सेलरेटेड है, तो इस केस में जो है ना इसका जो एनर्जी होता है ये होता है Q इंटू भी जो हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ पे डेल्टा भी लिए, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो Q इंटू भी जो हो जाता है ना, इसका जो होता है एनर्जी होता है किसके कारण, ठीक है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस और उस चार्ज के कारण जो उस इलेक्ट्रॉन के पास है। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में आया उसके पास इतना एनर्जी हो गया, फटाक से, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में आते ही उसके पास एनर्जी इतना हो गया। अब ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आया वही एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन है ना मूव करेगा, तो ये एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये जो एनर्जी हुआ ना ये मूव करेगा, तो मूव करने में कौन सा एनर्जी जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर इसको हम लोग कर देंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको मान लेते हैं हाफ mv², तो भी तो पहले से लिए है ना, तो इसको मान लेते हैं हाफ mu², ठीक है, जहाँ पे u क्या हो गया, ठीक है ना, u वेलोसिटी हो गया, और ये इसकल टू कितना हो जाएगा, उसका जो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी ले लेंगे जो दिया हुआ है। अब हमको जो है सबसे पहले तो स्पीड ये निकालना है, ठीक है, स्पीड, तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो u इक्वल टू, ये इधर जाएगा, तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई m और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबको हम लोग जो है यहाँ पे रख देंगे
SI में सबको रखना है तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। कुलम में वोल्ट जो दिया है, वोल्ट भी SI यूनिट होता है, तो ये 500 डिवाइडेड बाई मास रखेंगे SI में 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। सब SI में रख देंगे तो इसका जो है ना आंसर आएगा। और आई थिंक बहुत लोग का आप लोग में आ गया था आंसर, ठीक है, अच्छा था, मतलब बहुत लोग बना लिए इसको। इसका जो आंसर था 1.3 समथिंग था, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर था 1.326 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट निकालना था वेवलेंथ निकालिए, डी ब्राउली वेवलेंथ। तो ये तो सबको पता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो mv यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी तो है ना, u ले रहे हैं। यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी और स्पीड में जो है ना कंफ्यूज नहीं करना, फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, दोनों सेम ही मान लेते हैं, ठीक है। हमको ही पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सेम कंसीडर कर लेते हैं। कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा स्पीड, कहीं कहीं उसी चीज़ को जो है ना वेलोसिटी लिख देगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। केमिस्ट्री में हम लोग उतना उसको नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सीधे वैल्यू पुट कर देंगे 6.626 इंटू 10⁻34। यहाँ पे जो है ना यूनिट के साथ, नहीं भी तो अब SI में रख देंगे, सबका तो पता चल जाएगा। 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू इसका जो वैल्यू निकाले थे हम लोग 1.326 इंटू 10⁻7, ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। और जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आई थिंक बहुत लोग का आंसर आ गया था। करीब करीब इसका आंसर जो आ रहा था 5.5 इंटू 10⁻11 मीटर आ रहा था। कुछ लोग पिकोमीटर में बताया इसको, तो अच्छी बात है। 55 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, पिकोमीटर, ठीक है ना। -12 कर देंगे तो पिकोमीटर वाला मुझे आ जाएगा, उसमें 55 पिकोमीटर हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये जो था बेसिक कल का क्वेश्चन था। तो ये बस कंसेप्ट याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट है। जब भी डी ब्राउली का क्वेश्चन आएगा ना तो ये वाला जरूर कोशिश करेगा इंट्रोड्यूस करने का, तो ये बस सबको ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में जो था एक ही चीज़ था, यूनिट ध्यान रखना है, ये kg वाला, बाकी फार्मूला लगाने सबको आता है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। जो फार्मूला में इस चीज़ को ध्यान रख लेगा उसका सब सही हो जाएगा, अदरवाइज जो है ना मैक्सिमम चांस से गलत ही होगा। तो ये चीज़ है। अब इसको जो है हटाते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे उसमें। उसके पहले तो हम लोग को लगता है कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये सब का क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो उसको पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज का ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए मतलब क्वेश्चन देंगे तो सबको बनाना है, बना के जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में डालना है। पहले ही बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं, उससे होगा कुछ नहीं होगा, मतलब बस इतना होगा कि कमेंट में डालने के बाद आपको पता चलेगा आप सही बनाए या गलत बनाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ होगा कि मतलब कि वहाँ पे क्या है ना, आप जो है इन्वॉल्व हो जाओगे क्लास में। एक तरह से जो है ना हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास ही है, बस वो क्या है कि आप लाइव नहीं हो, हम लाइव हैं सिर्फ। तो यहाँ पे क्या है ना, उससे क्लास में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, हमको भी पता चलेगा आपके बारे में कि कौन बच्चा जो है ना कितना एफर्ट लगा रहा है घर पे। ऐसे तो बहुत है ना कि घर पे आप सो के पढ़ रहे हो या फिर जो है किसी तरह से हो पढ़ रहे हो, मतलब क्लास है तो सिंसियरली ले लेना चाहिए। IIT निकालना है, बहुत अच्छे तैयारी करते हैं, नीट निकालना है, बहुत अच्छे तैयारी करते हैं। आपको सबसे compete करना है तो अटेंटिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तो होना ही चाहिए। उसके बाद कॉलेज में जाके जितना एंजॉय कर लो, लेकिन पहले होना चाहिए। आपको पहले पहुँच तो जाओ कॉलेज, ठीक है। तो मेरा कहना है कि क्वेश्चन जो है उसका कमेंट दीजिए। कुछ लोग तो कमेंट देता है बहुत अच्छा
ठीक है ना, लगता है क्वेश्चन बनाते हैं और कमेंट में देते हैं। आप लोग को सबको मैक्सिमम लोग कीजिए ये चीज़, ठीक है ना। बहुत लोग तो है कि अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। स्टार्टिंग में तो बहुत कम लोग इंटरेक्ट करते थे, बताते थे, लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग जो मतलब आप में से अधिकांश लोग जो है हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनाना आप लोग स्टार्ट कर दिए हैं इस चैप्टर पे। और जो लोग जो है नहीं भी बनाते थे ना, वो भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं क्वेश्चन बनाने में। मटेरियल कौन सा बनाए सर, क्या बनाए। तो आई थिंक मैक्सिमम लोग आप लोग जो है ना अब एक्टिव हो गया हो यहाँ पे। तो एक्टिव हो गया हो, सबसे पहले चीज़ तो यही है। अब एक्टिव हो गया हो तो पूरा जम के अब तैयारी करो, पूरा जम के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना। जो भी हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से ध्यान से रखो और उसको रटो। जो रटने वाला है उसको रटो, यहाँ काम है रटना, और जो समझने वाला उसको समझो। तो ये चीज़ है, पूरा एक्टिव होकर आप लोग करो, सब अच्छा से होगा। और मतलब आगे का भी हम प्लान जो है ना धीरे धीरे सोच रहे हैं। जैसे मेरा जो बचा हुआ है वो तो हम कर लेंगे, बाकी बहुत लोगों का जो इशू है कि सर मोल का क्वेश्चन सही से नहीं बन रहा है, तो उस पर भी प्लान हम जो है ना कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हम ये जो है उस पर बस इतना भी हम सोचे हैं कि जैसे मोल तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, अच्छा दिन पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन पढ़ाया गया, अच्छा खासा दिन पढ़ाया गया। तो मोल तो हम शुरू से पढ़ा नहीं सकते हैं, पहला चीज़। और ऐसे भी जो है ना वहाँ पे जो है कंप्लीट है आपका इंस्टीट्यूट में, तो फिर वहाँ ऐसे भी हम नहीं पढ़ा सकते हैं पूरा। लेकिन ये भी चीज़ है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत सोचे हैं। तो पहला चीज़ अभी आपको आपका क्या है कि अभी ये एटॉमिक पढ़ा रहे हैं, तो एटॉमिक का क्वेश्चन बनना चाहिए, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए, क्वेश्चन बनाइए। मोल पर भी ज़्यादा फोकस मत कीजिए। उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, ठीक है, शायद गैस स्टेट स्टार्ट करें या थर्मो स्टार्ट करें, जो भी स्टार्ट कर दें, बड़ा ही चैप्टर लेंगे इसके बाद। तो उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर मोल वाला जो आपका है ना पोर्शन, उसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। उसके पहले मेरा क्या प्लान है कि मेरा कोशिश है ना कि क्वेश्चन बनने में ही तो दिक्कत है। आपका तो पढ़ा हुआ है चीज़ें, तो क्वेश्चन बनने में दिक्कत है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो मेरा हम सोच रहे हैं कि जो अवस्थी का बुक है, ठीक है, मैक्सिमम सबके पास होगा ही। फिटजी का भी बुकलेट है, लेकिन अवस्थी का ही बुक का टारगेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उसका कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन, आई थिंक 100 क्वेश्चन, पहला 100 क्वेश्चन जो है लेवल 1 का, उसका जो है हम धीरे धीरे सॉल्यूशन बना के जो है ना वीडियो आपको अपलोड कर दें। और ठीक है, जैसे मान लिया एक वीक में 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डाले, इस तरह से जितना क्वेश्चन हो पाएगा पॉसिबल हमसे उतना हम करेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें हर चीज़ हम डिटेल से बताएंगे कि इसका थ्योरी बेसिक क्या था, जितना हो पाएगा वहाँ पे, और कैसे बनाएंगे, क्या क्या ट्रिक है, वो चीज़ हम बताते चलेंगे हर एक क्वेश्चन में। मतलब वो क्वेश्चन का सिर्फ जो है ना एक तरह से आंसर नहीं बताएंगे, वो डिटेल सॉल्यूशन एक तरह से हम बताएंगे वहाँ पे। तो उससे क्या है ना हेल्प मिलते चलेगा आपको। तो आई थिंक पहला 100 क्वेश्चन भी अगर हम बना दिए और उसका जो है ना सॉल्यूशन आपको डाल दिए, तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा आई थिंक सबको। और आई थिंक क्वेश्चन बनने लगेगा। अगर 100 क्वेश्चन डाल दिए ना, उसके बाद फिर और उसको डालने में कितना टाइम लगेगा, तो 1-2 महीने के आसपास लगेगा मिनिमम, मतलब 1 महीना तो लगना ही लगना है। तो उसके बाद अगर 100 क्वेश्चन डाल दिया, अगर फ्लो रह गया तो ठीक है ना, कोशिश करेंगे लेवल 1 पूरा बना दें, पूरा उसका ना जो डाल दें। और उसके बाद फिर अगर और ठीक रहा तो लेवल 2 लेवल 3 जो है ना पूरा कंप्लीट उसका जो है ना सॉल्यूशन दे देंगे मूल का पूरा, जो अवस्थी बुक है उसी का दे देंगे। नहीं तो आप लोग बोलोगे तो इसका भी दे सकते हैं, फिटजी का जो पैकेज है, लेकिन आई थिंक अवस्थी का ही दे देते हैं मूल वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप लोग एक बार बता देना, इन्फॉर्म कर देना मेरे को। तो ये चीज़ हमको करना है मोल के लिए। बाकी जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि जैसे ये टॉपिक ख़त्म हुआ तो बीच में कुछ और जो है ना छोटा इंक्लूड करें, या फिर उसके अगले बाद, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हम सोच रहे हैं इंक्लूड करने का, मतलब पढ़ा देने का उसका। तो ये टॉपिक के बाद नहीं तो फिर इसके अगले टॉपिक के जस्ट बाद जो है ना मेरा कोशिश रहेगा। मतलब हम चाहते हैं ना कि टाइमली सब कुछ कंप्लीट कर दें, और टाइमली हो ही जाएगा, एनी हाउ हम कर ही देंगे, ठीक है ना। उसका चिंता नहीं करना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी 11th वाला जो कोर्स है जो हमको दिया गया है। तो ये चीज़ है, तो ठीक है वहाँ पे करेंगे। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे उसका जो वीडियो बनाएंगे अवस्थी का सॉल्यूशन का, उसको ग्रुप में नहीं डाल पाएंगे बिकॉज आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे। तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत लोग तो कर चुके हैं, तो बाकी लोग जो है नहीं किए कर लीजिएगा। वीडियो आई थिंक उसका जो है ना नेक्स्ट वीक से डालना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे ट्यूजडे से। अभी तो फ़िलहाल तो इस पर फोकस कर रहे हैं।
इसमें मेन टॉपिक जो बचा हुआ है क्वांटम, पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वांटम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन फीलिंग वो सब है, उसमें 2 क्लास रहेगा मेनली, और एक क्लास एडवांस वाला है, उसको हम जो है देखेंगे किस हिसाब से करेंगे, जो मेनली वो जो है ना एडवांस में पूछता है उसका। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यही चीज़ है। और एक चीज़, हाँ, एक जो है ना रिक्वेस्ट है सबसे, वीडियो देखते के साथ लाइक कर देना है, ठीक है, बिकॉज लाइक रहता है तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि बच्चा समझ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो माहौल अच्छा बनता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा बनता है, आप लोग के लिए भी अच्छा बनेगा, उसमें कुछ करना नहीं रहता है, लाइक पे जाके बस क्लिक कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन दिए ना, सॉल्यूशन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 करके डालना है, उसके बाद फिर हम लगाए जो है चेक कर लेना है कि आंसर सही आया कि गलत आया। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद मिला लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं, द लेम्डा ऑफ H alpha line, the lambda of H alpha line of Balmer series is 6500 angstrom, is 6500 angstrom। क्वेश्चन है, what is the lambda of H beta line of Balmer series। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि लेमडा जैसे है ना, लेमडा के टाइप में बोल रहा है, ऐसे बोलता है कि वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन, ठीक है ना, बामर सीरीज इतना, तो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ H बीटा लाइन ऑफ इतना, तो ये बताना है। तो इसको जो है ना हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे 2 लाइन के बारे में बात कर रहा है, ऑफ कोर्स बामर की बात कर रहा है ना, तो बामर सीरीज अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो जैसे पहला लाइन की बात किया था ना, पहला लाइन, ठीक है, बामर कहाँ से स्टार्ट होता है, n=2 से। इसमें एक चीज़ और बताना है यहाँ पे, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बताया था, यहाँ पे डिस्कस किए थे इसको कि n=1 से n=n रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हम लोग पढ़े थे n=n-1/2 था। अगर यही सेम जो है ना कुछ इस तरह से दे देगा, n=n1, ठीक है, से n=n2 है। अब इससे इसमें कितना स्पेक्ट्रल लाइन आएगा, सॉरी, ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। सिमिलरली तो इसमें कितना हो जाता है, n-2 n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2, ठीक है। तो जैसे क्या है ना, इसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। जैसे n1 क्या यहाँ पे रखा हुआ है, n1 रखा हुआ है ना, 1 रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे, ये क्या हो गया, ये भी हो गया टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, n1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, n2 - 1, और ये हो जाएगा मेरा n2 - 1 + 1/2, कैंसिल करेंगे ना, तो ये आ जाएगा n2 - 1/2। n2 क्या था, ऊपर वाला, ठीक है ना, तो ये सेम आ गया ना ये दोनों। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना, ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला तो पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं, नंबर लेमडा ऑफ H अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज दिया हुआ है। बामर सीरीज मतलब स्टार्ट करेंगे तो n=2 तक आएगा। तो अल्फा लाइन की बात करेंगे ना, तो अल्फा लाइन क्या हो जाएगा, मतलब पहला लाइन, अल्फा लाइन मतलब पहला लाइन मतलब क्या हो जाएगा, 3 से 2 में जाएगा, ठीक है। बीटा लाइन की बात करेंगे तो दूसरा लाइन, ठीक है, तो दूसरा लाइन क्या होगा, 4 से 2 में आएगा। तीसरा लाइन बोलता है तो गामा लाइन, ठीक है ना, तो 5 से 2 में आता है। तो उस तरह से हम लोग ये जो है ना लाइन का आइडिया है पहले बता चुके हैं। अब जैसे, ठीक है, लेमडा इजकल टू क्या था, तो 1/λ फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, r/z²। तो z² है ना, तो हाइड्रोजन लिख रहा है, तो z तो 1 हो जाएगा, तो ये 1² हम लोग सीधे रखेंगे, ठीक है ना, z1² 1/n1² - 1/n2², मतलब फार्मूला ये है। अब हम लोग इसके लिए यूज़ कर लेते हैं फॉर H अल्फा लाइन, ठीक है ना, फॉर H अल्फा लाइन। अगर H अल्फा लाइन की बात करेगा तो 1/λ, ठीक है ना, H अल्फा,
इजकल टू आर भी लिखते हैं, आर एच भी लिखते हैं, Z1 हो गया तो इसको छोड़ देंगे, इजकल टू 1/N1 कहाँ तक आएगा 2² माइनस N2 कहाँ से आएगा 3²। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा R इंटू 1/4 माइनस 1/9, तो इजकल टू क्या हो जाएगा R इंटू ये 9, ठीक है ना, 5 आएगा डिवाइड बाई 4 इंटू 9। सिमिलरली फॉर बीटा लाइन, ठीक है ना, एच बीटा लाइन की बात करेंगे तो इस केस में क्या आएगा 1/λ एच बीटा इजकल टू R इंटू, और ये क्या आ गया 1/2² माइनस 1/3²। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट लास्ट में करेंगे, क्या है कि रेशियो लेना है ना यहाँ पे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा R इंटू ये कितना आएगा 4 आएगा ना बीटा के लिए 4 से 2, तो 1/4 माइनस 1/16, तो ये आ जाएगा R इंटू कितना आ जाएगा 12, 16 माइनस 4 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 16, ठीक है ना, ये घट जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो है ना यहाँ पे बता रहा था कि एच अल्फ़ा के लिए दिया, मतलब क्वेश्चन में एच अल्फ़ा लेमडा जो है ना, लेमडा एच अल्फ़ा का दिया हुआ है 65,000 एंगस्ट्रॉम, तो ये है। तो अब इसको जो है 1 मान लेते हैं और इसको जो है 2 मान लेते हैं। तो अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो हमको निकालना था क्या था, बीटा निकालना था ना, तो 1/2 कर देंगे, 1/2 सीधे, तो 1/2 कर देंगे तो 1/λ एच अल्फ़ा डिवाइड बाई 1/λ एच बीटा, ये इजकल टू आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे R इंटू 1 ये था ना 5 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई R इंटू 12/4 इंटू 16 आ जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है सॉल्व कर देंगे तो ये इससे चला गया, ठीक है, और जो है आगे इसको लिखते हैं तो ये लेमडा बीटा जो है ना, लेमडा एच बीटा डिवाइडेड बाई लेमडा एच अल्फ़ा ये आएगा, और ये है 5 इंटू नीचे वाला सबसे ऊपर 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 12, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा। अब इसमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो 4 से जो है 4 ये कुछ इस तरह से हो जाएगा तो 20/27 आ जाएगा। तो बस इसमें क्या है लेमडा एच बीटा निकालना था, तो ये क्या होगा, ये इधर जाएगा ना, तो 20/27 इंटू, अब बस इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये कैलकुलेट कर लेना, तो ये आएगा मेरा आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो मतलब कि ये जो था ना, एक तरह से ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि बामर सीरीज़ के लिए दिया और उसमें भी बता रहा है कि हाइड्रोजन का है लाइंस, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें चेंज कर सकता है कि किसी और सीरीज़ का हो गया तो उस केस में क्या होगा। जैसे इसका ना एक जनरलाइज एक दूसरा क्वेश्चन इसका लेते हैं, ये ध्यान देना है। 2 फार्मूला है n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और अगर n1 से n2 रहेगा तो n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ये 2 लाइन 2 है फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सीधा सीधी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कैलकुलेशन में बहुत गलती होता है। जैसे आप लोग खुद बना के देखना, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब कि बहुत लोगों का गलती हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ें कैलकुलेशन में कुछ पुट करने में तो गलती होता है, बहुत लोगों का गलत होता है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे दोनों पावर था ना, उसको अगर चेंज करेगा तो और ज़्यादा चांसेस होता है गलती होने का। तो अगर प्रैक्टिस है तो गलत होने का चांसेस क्या ना बहुत कम हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसा कि देखते हैं बच्चा सब में, कितना भी तेज़ क्यों नहीं रहे, मतलब चांसेस हो जाता है गलत होने का पहला बार में। तो इसमें हम लोग क्या है ना कि जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन को बदल देते हैं, ठीक है ना, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। तो इस केस में लिखते हैं द वेवलेंथ ऑफ, या फिर लेमडा ही लिखते हैं सीधे इस तरह से, द लेमडा ऑफ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो है ना एच गामा लाइन, द वेवलेंथ ऑफ एच गामा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, मतलब कुछ ऊपर का ले लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एच गामा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इज
मान लेते हैं कुछ है, तो नियरली मान लेते हैं ये मान लो कि 55,000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। एग्जैक्टली जो भी होगा वहाँ पे एग्जैक्ट डेटा देगा, ठीक है ना। हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं कि मान लेते हैं कितना है। तो अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो फॉर्मूला तो वही लगाना है जो पहले था, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है ना कि हाइड्रोजन मान रहा है यहाँ पे तो हमको तो पता है ना, सब एटम का एक अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कोई भी एटम लेंगे तो उसका अपना लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। तो मान लेगा कोई इमेजिनरी एटम है, ठीक है, जिसे एडवांस में क्वेश्चन बनाएगा ना तो सही देगा। तो जैसे नीट में बनाएगा तो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, चाहे मेंस में भी क्वेश्चन देगा ना तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, सीधे सीधे इसी तरह से गलती कराएगा, बेसिक गलती कैलकुलेशन में कराएगा, फार्मूला पुट करने में कराएगा। बट एडवांस में देगा तो ऐसा नहीं देगा। एडवांस में ना इमेजिन करेगा कोई इमेजिनरी एटम है, ठीक है, तो उसका बारे में कुछ बताएगा। हो सकता है एटॉमिक नंबर कुछ चेंज कर दे, या हो सकता है एटॉमिक नंबर मान ले एक्स के टर्म में, चाहे मान लो एन मान ले, चाहे ए मान ले, ठीक है ना, कुछ इस तरह से इमेजिन करेगा। और उसका बोलेगा कि लाइन स्पेक्ट्रम है सेम जैसा हाइड्रोजन का है, ठीक है, इस तरह से बताएगा सेम स्पेक्ट्रम है जैसा हाइड्रोजन का है। और उसके बाद फिर इसी तरह से क्वेश्चन बना के दे देगा। तो एक तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकता है। ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन हुआ, और बड़ा क्वेश्चन में इसमें भी एकदम टिपिकल करना चाहेगा ना तो क्या करेगा ना, वो पूरा थ्योरी लिखेगा, आधा पेज का थ्योरी लिख देगा। एडवांस में तो क्वेश्चन रहता है कम से कम 8-10 लाइन का कुछ दे देता है। तो पहले थ्योरी लिख देगा कि सेम हाइड्रोजन जैसा ही होगा इसका स्पेक्ट्रम, और उसमें कुछ बता देगा कि ये जो है सीरीज़ है, 2-3 सीरीज़ का नाम बता देगा नया, उसको भी कुछ इमेजिन करके बता देगा। और वो 3-4 लाइन इमेजिन करके बता देगा कि ऐसा ऐसा सीरीज है, और उसके बारे में कुछ हिंट देगा, जैसा इसका है ना उसे उसी तरह से उसका भी हिंट देगा। तो वो क्वेश्चन क्या है ना, वो उस समय सोचने वाला क्वेश्चन है। हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है क्या होता है नहीं होता है, और उस समय एट ए टाइम जो है ना उसी तरह का नया थ्योरी दे दिया है। तो थ्योरी को पढ़ेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना है, आराम से थ्योरी पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको अच्छे से आता है, क्वेश्चन बनाने अच्छे से आता है, तो थ्योरी को एक बार पढ़ेंगे ना तो आसानी समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दिमाग शांत रह के पढ़ेंगे ना आसानी समझ में आ जाएगा। और आसानी से जैसे इसमें कर रहे हैं उसमें भी कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस जेड का जो वैल्यू रहेगा ना वो डिफर करेगा, उसका मान लो एक्स मान लिया चाहे एन मान लिया, तो एक्स की जगह पे वो एन पुट कर देंगे, तो हो सकता है एन के टर्म में उसका आंसर रहे। कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो क्या सोचता है, किस तरह से क्वेश्चन देता है, या फिर कुछ भी मान के दे सकता है, डिजिट में ही दे सकता है। तो ये ध्यान देना है। तो एडवांस में क्या है ना कि एट ए टाइम वहाँ पे एप्लीकेशन जो करना है ना, ये जो पढ़े उसका एप्लीकेशन करने के लिए तैयार रहना है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये तो पता है क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सीधे सीधे बना देंगे। अगर उसमें कुछ नया करके देता है 5-6 पेज का, 5-6 लाइन का या 10-12 लाइन का, तो उसको हम लोग बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। तो सेम जो है ना, खासकर मोल वाले में तो सही करता है, 10 लाइन का कम से कम लिखता है क्वेश्चन, 10-12 लाइन का, और क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, ठीक है। उसमें बस 3-4 लाइन ही रहता है जिसका यूज रहता है क्वेश्चन में, बाकी सब बस इतना लिख देता है ना कि बच्चा देखते के साथ डर जाए और क्वेश्चन छुए ही नहीं, पढ़े ही नहीं। और जो बच्चा थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है ना तो उसको क्वेश्चन देखेगा और 1-2 बार पढ़ेगा तो बन जाएगा, मैक्सिमम चांस वो क्वेश्चन बन जाएगा। और मेरा तो अधिकांश बच्चा बना लेता है, ठीक है ना, उस चीज़ में। और बाकी किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें थ्योरेटिकल डाले रहता है, फिजिकल में और भी सब टॉपिक में डालता है, सिर्फ मोल में ही डालता है, बहुत सारे टॉपिक में डालता है। तो जनरली है आसान रहेगा तो कम लाइन में क्वेश्चन पूछ देगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाइन 12 लाइन का पूछता है तो उस केस में जो है ना थोड़ा तंग करने की कोशिश करता है एडवांस में। नीट में उतना तंग नहीं करेगा, नीट में और मेंस में भी ज़्यादा तंग नहीं करेगा कंपेरेटिवली। तो जैसे इस केस में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास सीरीज है ना, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज ले लिए। तो हम लोग देखें ना, लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद, ठीक है, लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, 5 ही पढ़े हम, पर तो हम लोग है नहीं पढ़ना, तो 5 पढ़े। तो चौथा जो सीरीज है ये ब्रैकेट का है। तो यहाँ पे क्या है ना, कहीं से भी आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का बात करेंगे तो ब्रैकेट सीरीज में हम लोग देखेंगे तो पहला लाइन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, कहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे n = मान लेते हैं n2 से।
ठीक है ना, N2 से आएगा, N2 से कहाँ पे आएगा, N1 मान लेते हैं, मान ले क्या लेंगे ब्रैकेट में कहाँ पे आता है, n=4 पे आता है, ठीक है ना, लाइमन में 1 पे आता है, बामन में 2 पे आता है, पाँच में 3 पे आता है, ब्रैकेट में 4 पे आता है, फंड पे 5 पे आएगा। तो N1=4, तो पहला लाइन क्या होगा 5 पे, 5 से 4, दूसरा लाइन क्या होगा 6 से 4, तीसरा लाइन क्या होगा 7 से 4, तो ये गामा बोल रहा है ना, तो गामा तीसरा लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था ना, गामा ही बोला था ना जी, हाँ ये गामा लाइन बोला है ना, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पे ऐसे यूज कर लेते हैं। तो गामा लाइन बोला है मतलब तीसरा लाइन, तो तीसरा लाइन बोला है तो N=7 से N1=4 तक ले आएंगे हम लोग। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो बस अब इसमें कुछ नहीं जो है ना यूज़ करना है। लाइमन का भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लाइमन सीरीज इक्वल टू जो हो जाएगा, लाइमन सीरीज कितना हो जाएगा, इसका तो अल्फा लाइन पूछ दिया ना, तो N1 तो 1 होता है, तो पहला लाइन क्या होगा 2 से 1, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें बस इसमें क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए, तो 1/λ और ये जो लिखेंगे H गामा, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन ही बोल रहा है तो हम लोग को कोई पंगा है ही नहीं यहाँ पे। और जेड का वैल्यू जो है 1, और यहाँ पे गामा के लिए बात करेंगे तो N1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा R इंटू, इसको जो है कर लेंगे तो 1/16 माइनस 49 इक्वल टू R इंटू, ठीक है ना, इसको जो है डिफरेंस ले लेंगे, 49 कितना आ जाएगा, ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 16 इंटू 49 है। कुछ इस तरह से हो जाएगा ये पहला लाइन का, गामा लाइन वाले का। दूसरा सिमिलरली इस तरह से निकाल देंगे 1/λh, और ये तो अल्फा था ना लाइमन का, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा R इंटू 1/1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R इंटू 1 माइनस 1/4, तो ये तो हो जाएगा R इंटू 3/4। ठीक है, उसके बाद दोनों डिवाइड कर लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे कैलकुलेशन रहेगा ना, तो कैलकुलेशन रहेगा तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखने पे क्या है कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 50 ले लेंगे, 16 है, डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है ना, अब इसको भी अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों को कैलकुलेट नहीं किए, लास्ट में जाके कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे क्या होगा 16 4 से कट जाएगा ना, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जब भी हम लोग को बड़ा बड़ा आने लगेगा, इस तरह से कुछ दिखने लग जाएगा, तो स्टार्टिंग में कैलकुलेट नहीं करना है, एक बार लास्ट में जाके उसको कैलकुलेट करेंगे, जब तक कि जो है ना क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछे। जैसे 3-4 पार्ट में क्वेश्चन है, तो पहला पार्ट का तो सॉल्यूशन हमको जो है ना कैलकुलेशन करके वहीं पे देना पड़ेगा, लेकिन एक ही पार्ट में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना, तो कैलकुलेशन लास्ट में करने की कोशिश करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो आसान हो जाएगा चीज़ें। यहाँ पे देखिए 3 जो है ना, 3 इससे भी कट जाएगा और ये इससे भी कट जाएगा, तो चीज़ें आसान हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कोशिश करना है, एक बार लास्ट में सबको एक साथ लाके कैलकुलेट करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। इसका आंसर बताना है जी, ठीक है ना, इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, ठीक है, तो बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे इसमें आगे। इसी पे एक और क्वेश्चन है, इसी पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर इस पे जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो एक क्वेश्चन और इस पे है। अब इसी में ना कुछ वेरिएशन रहता है, तो वेरिएशन क्या रहता है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन गलती मैक्सिमम लोगों का होता है, ये ध्यान देना है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है, इसलिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से जो है ना चीज़ें ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था, तीसरा था ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा आज का। तो यहाँ पे जो है वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन, वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये बता रहा है एनर्जी ट्रांजिशन है, हाइड्रोजन एटम है, इसका 91.2 नैनोमीटर दे रहा है। कैलकुलेट द corresponding wavelength of
वेवलेंथ ऑफ He प्लस आयन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है He प्लस आयन का बताना है। हाई एनर्जी वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम का दिया हुआ है 19.2, और ये बताना है किसका बताना है, हीलियम आयन के लिए बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब इस तरह से क्वेश्चन है, हाई एनर्जी ट्रांजिशन हमको पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो अभी कुछ जो है ना आइडिया लगा नहीं पा रहे हैं, और जो है बता भी नहीं रहा है कि किस केस में, ठीक है ना, कोई सीरीज बताता है चाहे कुछ बताता, कुछ तो बोल ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन पूरी तरह साइलेंट है। बस हमको पता है वेवलेंथ, ठीक है ना, किसका, एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन का, कौन सा ट्रांजिशन, हाई एनर्जी ट्रांजिशन। अब हाई एनर्जी ट्रांजिशन कोई होगा, बहुत सारा होगा, मतलब जिसमें एनर्जी डिफरेंस जो है ना, एनर्जी चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमको पता नहीं है, बता भी नहीं रहा, तो ठीक है, नहीं मानते हैं इसको, मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है, मत बताओ। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन तो बनाना ही है कि कैसे बनाएंगे इसका। तो अब करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बोल रहा है हीलियम आयन का, ठीक है, तो ये बता रहा है ना कि जो ये हाई एनर्जी ट्रांजिशन था हाइड्रोजन एटम का, वो सेम हाई एनर्जी ट्रांजिशन जो है ना, अगर हीलियम आयन के लिए करेंगे तो उसका वेवलेंथ क्या हो। तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन नहीं बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग का जो है दोनों का ट्रांजिशन यहाँ पे सेम ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें है ना, क्वेश्चन देख के ही अपना जो है ना अपन को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता है, मतलब ऐसे भी कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में जैसे हम देखे थे ना, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब वहाँ पे बता रहा था, सिमिलरली यहाँ पे बता रहा था, तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इस केस में जैसे 1 लेमडा इक्वल टू, सेम हम लोग लिखेंगे RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला तो यही है, तो कुछ ऐसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चा पूछ रहा था, सर ये लेमडा का आर का क्या यूज़ है, आर का तो कोई यूज़ ही नहीं आया, तो आर का यूज़ आ जाएगा ना। इसमें क्या है कि जैसे बोल देता कि मान लिए कि एक पास्चन सीरीज़ का ट्रांजिशन है, लाइमन ठीक है ना, बावर पास्चन सीरीज़ का जो है ना थर्ड लाइन का ट्रांजिशन का वेवलेंथ बताइए, ठीक है। तो पास्चन सीरीज़ अगर हम लोग लेंगे, दूसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बता रहे हैं उसके बाद इस पे आते हैं। तो पास्चन सीरीज़ का एक लाइन ले लिए, ठीक है ना, तीसरा लाइन इसके यानी गामा लाइन, मतलब इस तरह से बोल सकता है गामा लाइन या तीसरा लाइन, मतलब इस तरह से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो लाइमन बावर पास्चन, तो पास्चन में मतलब कितना पे आएगा, ठीक है 3 पे आएगा, तो तीसरा लाइन किससे आएगा, पहला लाइन आएगा 4 से, दूसरा लाइन 5 से, तीसरा लाइन 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे N1 इक्वल टू यहाँ पे 3 6, आर का वैल्यू जो हम लोग को पता है, ठीक है 1.09678, या फिर इंटू 10⁷ था ना, इंटू या फिर सेंटीमीटर में रख देंगे तो लेमडा सेंटीमीटर में आ जाएगा। जेड का तो यूनिट होगा नहीं यहाँ पे, तो जेड का वैल्यू जो है हाइड्रोजन रहेगा तो 1 पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे तो वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो आर का अगर मीटर में रखेंगे ना तो मीटर में वेवलेंथ आएगा, सेंटीमीटर में रखेंगे तो सेंटीमीटर में वेवलेंथ आएगा, जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन पे नहीं आते, वो एक क्वेश्चन बता रहे थे कि ऐसे पूछता है, मतलब पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए क्या ना, मेंस में और नीट में आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। आसान क्या है, ये फार्मूला यूज़ करना है, इसको लगाना है, बस लगाने से ध्यान देना है। एडवांस में आएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से बढ़ाएगा ना कि आपको थोड़ा सोचना पड़े, तो ये चीज़ है ध्यान रखना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने के लिए बोल रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन है, तो ये जो ट्रांजिशन ये बता नहीं रहा है, लेकिन ये बोल रहा है ना ये सेम होगा, तो हमको पता नहीं है इक्वल टू 7 से 9 से 7 है या फिर 9 से 3 है, ये क्या है हमको नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये जो होगा मेरा, हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले किसका था, हाइड्रोजन का था ना, 1 लेमडा हाइड्रोजन के केस में इक्वल टू आर, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में जेड तो हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो ये जो हो गया, ये पहला लाइन का हो गया जो बता रहा था, इसका वैल्यू जो है ना लेमडा एच दिया हुआ है, लेमडा एच का वैल्यू है 19.2 नैनोमीटर। दूसरा जो बता रहा है, इसका जो निकालने का रहा है, तो हीलियम का निकाल लेंगे 1/λHe प्लस इक्वल टू आर इंटू हीलियम के कितना एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर इंटू, अब कुछ नहीं बोल रहा है ना ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन सेम होगा, ये सेम हो जाएगा इस तरह से। या फिर इसको हम लोग और लिख सकते हैं, ठीक है, R इंटू 4 इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया है, दूसरा इक्वेशन हो गया, डिवाइड कर देंगे। हमको निकालना क्या था, He प्लस का ना, तो 1/2 कर देंगे,
1/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/λh डिवाइडेड बाई 1/λh प्लस ये हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो r इंटू और ये 1 तो कुछ होगा नहीं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, ये n1 स्क्वायर, ठीक है। वो सेम चीज़ जो ऊपर लिखा हुआ ना उसको लिख रहे हैं, ये वाला 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, कुछ ऐसे। और सिमिलरली r इंटू 4 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा और क्या, ये भी कट जाएगा। तो ये क्या है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो लेमडा He प्लस डिवाइडेड बाई लेमडा क्या हाइड्रोजन इसकल टू कितना आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेमडा He प्लस जो आएगा ये कितना आ जाएगा, H का वैल्यू कितना था दिया हुआ था ना 91.2 डिवाइड बाई 4 नैनोमीटर, ठीक है। तो कितने जो है ना उतना आएगा, उसको बस कर लेना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस तरह से बनाएंगे इसको। तो इसमें और क्वेश्चन है बाकी, ठीक है, उसको अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अगला क्लास में। तो सबसे पहले इसमें जो है क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट क्लास में जो है ना पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन कराएंगे। पहले इसका क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर क्वांटम नंबर्स पढ़ाएंगे, और क्वांटम नंबर्स में फिर उसके बाद कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं, उसके बाद फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, उन्स रूल क्या है, ठीक है। उसके बाद वो सब चीज़ें कुछ आएगा, और उसके बाद फिर ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे, वहाँ पे उसका शेप कैसे होता है वो सब बताएंगे। तो आई थिंक अगला 3 क्लास में जो है ना मोस्ट प्रोबेबली, या 4 क्लास में मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका थ्योरी पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। थैंक यू।